मेरा नाम आर्यन है और मैं 19 साल का हूँ। मैंने हाल ही में 12वीं पास की थी और मेरा एडमिशन पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बीटेक के लिए हो गया था। मेरे घर में ये खबर सुनकर सब खुश थे, लेकिन मम्मी पापा की चिंता थी कि मैं पुणे में अकेले कैसे रहूंगा। मम्मी बोली, आर्यन वहां हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हॉस्टल में रहना ठीक नहीं। पापा ने कहा, अरे आजकल के बच्चे हॉस्टल में ही सीखते हैं। लेकिन मम्मी को ये बात पसंद नहीं आई। वो चाहती थीं कि मैं किसी अपने के साथ रहूं। तभी मेरी ताई जी, जो नासिक से आई थीं, बोली, क्यों टेंशन ले रहे हो? आर्यन काव्या के साथ रहेगा। काव्या मेरी कजिन सिस्टर है, ताई जी की बेटी। वो 26 साल की है और उसकी शादी को 1.5 साल हो चुका है। काव्या दीदी बेहद खूबसूरत हैं। उनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, लंबे घने बाल, गहरी भूरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। वो हमेशा सलीके से कपड़े पहनती थी, कभी साड़ी में शालीन तो कभी सूट में गरिमामय, और काफी गर्म दिखती थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो सुनने वाले को सुकून देती थी, जो किसी को भी सुकून दिला सकता था और उसके मन में अलग विचार ला सकता था। मेरे जीजा विवेक 33 साल के हैं। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पुणे में उनकी कंपनी का बड़ा ऑफिस है। उनका एक शानदार 3 बेडरूम किचन हॉल फ्लैट है जो एक हाई राइज सोसाइटी की 15वीं मंजिल पर है। विवेक जीजा अच्छे खासे दिखते हैं, लंबे, स्मार्ट और हमेशा शांत स्वभाव। काव्या दीदी और जीजा की जोड़ी को देखकर लगता था कि उनका रिश्ता अटूट है। लेकिन मैंने कई बार नोटिस किया था कि दीदी की आंखों में कभी कभी एक उदासी झलकती थी जो वो सबसे छुपाने की कोशिश करती थीं। और मुझे लगता इन सब की वजह उनके बीच का प्यार था जो कम हो रहा था शायद। खैर, अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो काव्या दीदी मेरे साथ हमेशा बहुत प्यार से पेश आती थीं। जब वो हमारे घर आती थीं, हम घंटों बातें करते। वो मुझे अपनी कॉलेज की यादें सुनाती और मैं उनकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता। मुझे दीदी के साथ रहने का विचार अच्छा लगा। साथ ही मेरे मन में अजीब ख्याल भी आने लगे, कैसे वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा, पुणे में उनके साथ रहकर मैं न सिर्फ कॉलेज शुरू करूंगा, बल्कि दीदी के करीब भी रहूंगा। खैर, मैं ट्रेन से पुणे पहुंचा। विवेक जीजा मुझे स्टेशन लेने आए थे। वो अपनी काली एसयूवी में थे। मुझे देखकर वो बोले, आर्यन, वेलकम टू पुणे। तैयार हो ना, यहाँ नई शुरुआत है। मैंने कहा, जीजा जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन पहले घर का खाना खाने का मन है। वो मुस्कुराए और बोले, चल, काव्या ने तेरे लिए स्पेशल पनीर मखनी बनाई है। जब हम घर पहुंचे, काव्या दीदी ने दरवाजा खोला। उसने एक साधारण सफेद सूट पहना था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। वो बोली, आर्यन आजा, कितना बड़ा हो गया है तू। मैंने कहा, दी, तुम तो हमेशा की तरह खूबसूरत हो। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ कमी सी लगी। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। मैं कॉलेज जाने लगा। काव्या दीदी मेरे लिए टिफिन तैयार करती और विवेक जीजा देर रात तक ऑफिस में रहते। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। दीदी अक्सर चुप रहती थीं। वो मेरे साथ बात तो करती, लेकिन उनकी बातों में वो पुरानी चमक नहीं थी। मैंने कई बार पूछा, दी सब ठीक है ना? वो हर बार मुस्कुराकर कहती, हाँ सब ठीक है, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। एक दोपहर मैं कॉलेज से जल्दी लौट आया। घर में सन्नाटा था। मैंने सोचा शायद दीदी सो रही होंगी। मैं अपने कमरे में गया और किताबें निकालने लगा। तभी मुझे बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। मैं चुपके से लिविंग रूम की ओर गया। काव्या दीदी अपने कमरे में थी और दरवाजा हल्का खुला था। अंदर एक शख्स था, हमारी सोसाइटी में रहने वाला सिद्धांत। सिद्धांत 2829 साल का होगा, लंबा, स्मार्ट, और उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। वो एक फ्रीलांस राइटर था और सोसाइटी में लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मैं चौंक गया। सिद्धांत दीदी के कमरे में क्या कर रहा था? मैं चुपके से उनके कमरे की खिड़की के पास गया। खिड़की का वेंटिलेटर हल्का खुला था। मैंने अंदर देखा। दीदी एक नीले सूट में थी, जिससे साफ दिख रहा था। सिद्धांत उसके सामने बैठा कुछ कर रहा था। जो बताऊंगा, उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन मैंने सुना
कि सिद्धांत कह रहा था, काव्या, तुम्हें अपनी बात कहने का हक है। तुम इतना क्यों सहती हो? बता दो, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता, और मैं तो तुम्हें खुश कर ही रहा हूं ना। इस बात पर दीदी ने धीरे से कहा, सिद्धांत, कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती। मेरे दिमाग में उथल पुथल मच गई। क्या दीदी और सिद्धांत के बीच ये सब क्या हो रहा है? वो जीजा से ये सब छुपा रही थी। मुझे गुस्सा भी आया और डर भी लगा। मैंने सोचा, मुझे सच पता करना होगा। मैंने अपने दोस्त रजत से उसका पुराना मोबाइल मांगा। रजत का फोन पुराना था, लेकिन कैमरा ठीक था। मैंने सोचा, अगर दीदी और सिद्धांत फिर मिले तो मैं सबूत इकट्ठा करूंगा। मेरा इरादा दीदी को डराने का नहीं था, बल्कि सच जानने का था और उसका उपयोग करके अपनी मंशा पूरी करने का था। कुछ दिन बाद मुझे फिर मौका मिला। मैं दोपहर को घर लौटा। घर खाली लग रहा था। मैंने चुपके से दीदी के कमरे की खिड़की के पास जाकर देखा। अंदर दीदी और सिद्धांत फिर बात कर रहे थे। दीदी ने एक साधारण क्रीम रंग का सूट पहना था और सिद्धांत भी साथ में था, और वो कुछ कर रहे थे, इसीलिए मैंने जल्दी से रजत का फोन निकाला, उसे साइलेंट मोड पर किया और उनकी तस्वीरें खींच लीं। मैंने पूरी सावधानी बरती। कैमरे की आवाज बंद थी और मैं पर्दे के पीछे छुपा था। उस रात मैंने फोटो अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर दी और रजत के फोन से डिलीट कर दी। फोटो की क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो मैंने एक ऐप से उनकी क्लैरिटी बढ़ाई। अब दीदी और सिद्धांत का चेहरा साफ दिख रहा था। मैंने सोचा, इन फोटो का इस्तेमाल करके मैं दीदी से सच उगलवाऊंगा। मेरा मन डर और गुस्से से भरा था। मैंने फोटो को कॉलेज के प्रिंटर से प्रिंट कर लिया। अब मुझे सही मौके का इंतजार था। मैं चाहता था कि दीदी अकेली हो और सिद्धांत आसपास न हो। मैंने नोटिस किया कि सिद्धांत हर गुरुवार को बाहर जाता था। एक दिन मौका मिला। विवेक जीजा को 3 दिन के लिए बैंगलोर जाना था और मम्मी पापा भी किसी काम से दिल्ली गए थे। घर में सिर्फ मैं और काव्या दीदी थे। मैंने अपनी योजना बनाई। मैंने फोटो को एक सादे लिफाफे में डाला और उस पर विवेक जीजा का नाम लिख दिया, जैसे वो कुरियर से आया हो। उस दिन मैं कॉलेज से लौटा, लिफाफा हाथ में लिया और दीदी को आवाज दी। दीदी लिविंग रूम में थी। उसने एक हल्का गुलाबी सूट पहना था और वो किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर वो बोली, आर्यन, इतनी जल्दी? मैंने लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया और कहा, ती, ये बाहर पड़ा था, शायद कुरियर से आया है। दीदी ने लिफाफा लिया और उसे देखने लगी। मैं पास की कुर्सी पर बैठ गया और बोला, देखो ना दी, किसका होगा? वो बोली, पता नहीं, शायद विवेक के ऑफिस से। उसने लिफाफा खोला और जैसे ही पहली फोटो देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ दी, सब ठीक है? वो चौंकी और बोली, हाँ, हाँ ठीक है, शायद विवेक के लिए है, मैं रख देती हूँ। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं समझ गया कि वो परेशान हो गई थीं। मैंने सोचा, अब मुझे उनसे बात करनी होगी। मैं अपने कमरे में गया और इंतजार करने लगा। 2 घंटे बाद मैं दीदी के कमरे के पास गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, दी, मैं हूं, बात करनी है। वो बोली, अभी नहीं आर्यन, मैं थोड़ा बिजी हूं। मैं कहा, दी, बस 2 मिनट। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उसने दरवाजा खोला। वो बिस्तर पर बैठी थी और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रो रही हो। वो बोली, बोल, क्या बात है? मैंने गंभीर होकर कहा, दी, मेरे पास कुछ फोटो हैं, तुम्हें दिखाना चाहता हूं। वो चौंकी और बोली, कैसे फोटो? मैंने कहा, पहले देख लो। मैंने फोन निकाला, गैलरी खोली और उसे दिया। पहला फोटो मम्मी का था। उसे देखकर वो थोड़ा शांत हुई। मैंने कहा, आगे देखो दी। उसने स्क्रॉल किया। अगले कुछ फोटो परिवार के थे, लेकिन जैसे ही उसने सिद्धांत के साथ अपनी फोटो देखी, वो रुक गई। वो बोली, आर्यन, ये तूने कहाँ से लिए? मैंने कहा, दी, मैंने खुद लिए, मुझे सब पता है। तुम और सिद्धांत, तुम लोग छुप छुप कर मिलते हो। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, तू गलत समझ रहा है आर्यन। मैंने कहा, तो सच बताओ दी, ये फोटो अगर जीजा जी को दिखाऊं तो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, प्लीज आर्यन, विवेक को मत दिखाना, वो गलत समझेंगे।
मैं तुझे सच बताती हूँ। उसने बताया कि सिद्धांत उसका पुराना दोस्त है। वो उससे इसीलिए मिल रही थी क्योंकि वो अपनी शादी में कुछ परेशानियों से जूझ रही थी। विवेक जीजा हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और दीदी अकेलापन महसूस करती थीं। सिद्धांत उसे समझने की कोशिश करता था, लेकिन उनके बीच कुछ गलत नहीं था। दीदी ने कहा, मैं विवेक से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझे वक्त नहीं दे पाते। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, दी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बोली, तुझे मैं अपनी परेशानियां कैसे बता सकती थी, तू तो अभी बच्चा है। मैंने गंभीर होकर कहा, दी मैं बच्चा नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूं और मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी भी कर सकता हूं। वो शोक हो गई और बोल पड़ी। उसने कहा, आर्यन मुझे डर था कि कोई गलत समझेगा। सिद्धांत बस मेरा दोस्त है और वो मेरी जरूरतें भी पूरी करता है। उस रात मैंने दीदी को भरोसा दिलाया कि मैं फोटो किसी को नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा, दी मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। वो बोली, ठीक है आर्यन, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की और वो बोल, ठीक है हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, लेकिन तुम इस बात को किसी को मत बताना। ये सुनकर मैंने हाँ में सर हिलाया और इसके बाद हम दोनों एक दूजे की मदद करते और मजे करते। पर एक दिन विवेक जीजा लौटे। मैंने देखा कि दीदी ने उनके लिए उनका पसंदीदा खाना बनाया था। डिनर के बाद वो जीजा से बोली, विवेक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं डर गया था, क्या बताना चाहती है दीदी? पर शायद उन्होंने उस दिन कुछ और बात की और कुछ हुआ नहीं, तो मेरी जान में जान आई। कुछ दिन बाद दीदी ने मुझे बताया कि उन्होंने जीजा से खुलकर बात की। जीजा ने अपनी गलती मानी कि वो काम में इतना खो गए थे कि दीदी को वक्त नहीं दे पाए। उन्होंने वादा किया कि वो अब दीदी के लिए ज्यादा समय निकालेंगे और मुझे भी समय देंगे। दीदी की आंखों में फिर से वही चमक लौट आई थी। एक शाम जीजा ने मुझे और दीदी को डिनर पर ले गए। रेस्तरां में जीजा ने दीदी का हाथ पकड़ा और कहा, काव्या तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दीदी ने शर्माते हुए मुस्कुराया। मैं चुपके से देख रहा था और मेरे दिल में सुकून था। उस दिन के बाद दीदी और जीजा का रिश्ता और मजबूत हो गया। दीदी ने मुझे गले लगाकर कहा, आर्यन तूने मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दिया, तू मेरा सबसे प्यारा भाई है। मैंने कहा, दी तुम खुश रहो बस। पर दोस्तों, हमारी कहानी में आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है कुछ। हम बस एक दूसरे के साथ बातें करते और घूमते थे। इससे ज्यादा आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करो दूसरे पार्ट के लिए। तो दोस्तों, यदि हमारी कहानी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाकी हम आपसे मिलते हैं वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।